अनुच्छेद 21 जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसेस की बात करता है और उस प्रोसीजर को जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर की कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता। जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए उसे जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर कहा ही नहीं जा सकता। अगर आप किसी की विवशता इसका लाभ उठा रहे हो और वो भी उसकी विवशता जिसे सभी सुविधाएं देने का वायदा खुद आपने किया, उसकी मजबूरी का फायदा आप उठाओ, तो कम से कम आप बेहतर आदमी की डेफिनेशन में तो हो ही नहीं सकते। तो जो लीगल एड का मसला है वो इसी तर्क पर आधारित है। यही वो आधारभूमि है जहां से लीगल एड की बात शुरू हो जाती है। या यूं कहें कि यही वो आधारभूमि है जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया 3 प्रमुख मुकदमों में, कौन कौन से? हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो जस्ट आफ्टर मेनका गांधी 1979। ठीक है, हुसैन आरा पर 3 मुकदमे हैं। एक में उसने लीगल एड की बात की है और वो लीगल एड इसी की, और दूसरा आपका स्पीडी ट्रायल, ठीक है, वो हुसैन आरा सेकंड है, और फिर हुसैन आरा थर्ड है जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामला है। 3 मुकदमे हुसैन आरा के। तो जो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, संभवतः देख लीजिएगा, हमने आपसे कई बार कहा कि लीडिंग अथॉरिटीज इनमें इस बात का भी महत्व होता है कि स्टेट ऑफ बिहार था और आपने यूनियन ऑफ इंडिया लिख दिया, ये यूनियन ऑफ इंडिया था आपने स्टेट ऑफ बिहार में लिख दिया, तो स्थिति ये होगी कि आपके नंबर कटेंगे अगर आप किसी एग्जाम में लिख रहे हैं, क्योंकि ये वो अथॉरिटीज हैं जो सबको पता होती हैं। तो इसलिए अगर डायलेमा में आप हो कि यूनियन ऑफ इंडिया है या स्टेट ऑफ बिहार है, तो फिर खाली हुसैन आरा खातून डालें, ज्यादा ठीक स्थिति में होंगे आप। क्योंकि हुसैन आरा ये ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो लीगल फील्ड से जुड़े किसी आदमी को मालूम ना हो। सबको मालूम है हुसैन आरा खातून फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। इसलिए अगर कोई डायलेमा चल रहा है मन में तो मत डालिए, सिर्फ उतना ही लिखिए। तो यही वो आधारभूमि है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून के मामले में यह डिसाइड किया कि लीगल एड इसका प्रोविजन होना ही चाहिए। जो इसलिए इट इज यू हु हैज एश्योर्ड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपने भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद, विभिन्न अनुच्छेदों में और संविधान की उद्देशिका में ये गारंटी दी है कि हम भारत के समस्त नागरिकों को, समस्त, किसी को छोड़कर नहीं, भारत के समस्त नागरिकों को क्या करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों देंगे। और हमने कहा था, लगातार हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में सामाजिक न्याय का सिर्फ एक अर्थ होता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके अलावा दूसरा अर्थ है ही नहीं। अवसर की समता, और ये अवसर की समता हर जगह देखी जाएगी। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां इस अवसर की समता को देखा ना जाए, क्योंकि बड़े सामान्य शब्दों में इसको लिखा गया है, अवसर की समता। यह हम उपलब्ध कराएंगे, और जब अवसर की समता हम उपलब्ध कराएंगे तो हमें देखना होगा कि वो जो अवसर का उपयोग करने के लिए सक्षम ही नहीं है,
तो हम एक्टिव रोल प्ले करेंगे और उसे अवसर का उपयोग करने लायक बनाएंगे और फिर उसे अवसर की क्षमता देंगे, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमने खुद अपने ऊपर ली है। भारत के संविधान में हमने, मीनिंग देयर बाय स्टेट ने, आपने ली है ये जिम्मेदारी। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट ही है, लेकिन स्टेट की ओर से काम करने का जो दायित्व है वो किसके पास है? सरकार के पास। इसलिए सब कुछ सरकार से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऐसा दिखता है। ठीक है, मीन इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह रहा है वो स्टेट के लिए बाउंड्री लाइन खींच रहा है और स्वयं अपने लिए भी कर्तव्यों का निर्धारण कर रहा है। जैसे हम अगर ये कह रहे हैं कि अमुक बात ठीक है, तो कहे भले ही हम रहे, लेकिन उस बात को अगर हमने ठीक कह दिया तो मेरे अपने जीवन में भी वो चीज दिखाई देनी चाहिए। यानी हम अपने लिए भी सीमा का निर्धारण कर रहे हैं, और जब हम स्वयं के द्वारा निश्चित की गई सीमा का सम्मान स्वयं नहीं करते, तभी ये लोकोक्तियां जन्म लेती हैं कि पर उपदेश कुशल बोलते रहे। ठीक है ना, कि दूसरों को उपदेश देना ये बड़ा आसान है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं गाइडलाइन जो जारी करता है वो उसके लिए भी लागू होती है, क्योंकि कानून की व्याख्या ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सर्वोच्च कानूनी है। सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सर्वोच्च कानून है और वो सबको पालन करना होगा। तो जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये भारत के समस्त नागरिकों को देने का एश्योरेंस स्टेट ने दिया, तो सामाजिक न्याय अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलनी चाहिए। तो जब क्रिमिनल ट्रायल चलेगा और व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता या उसकी प्राण की स्वतंत्रता जो सर्वाधिक भौतिक स्वरूप में, जिस रूप में दिखाई देती है, यानी जीवित रहने के रूप में और उसके शरीर को स्वतंत्र रखने के रूप में, जब यही जोखिम में होगी, उस समय समान स्तर और समान अवसर इसे उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता ये सर्वाधिक होगी। और उस समय अगर आप दोनों पक्षों को समान अवसर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो फिर इस प्रतिष्ठा और अवसर की समता का कोई मतलब हो नहीं सकता। और आप दोनों को सामाजिक न्याय दे रहे हो, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात शुरू की है स्वैनारा खातून में। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण, ठीक है, दो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, गरीबी और दूसरी इंडी, ठीक है, आपका जो अकिंचन स्थिति होती है व्यक्ति की। उन्होंने कहा द पर्सन हु इज पुअर और इंडिजेंट, ये शब्द प्रयोग किए। इसका मतलब ये हो गया कि गरीबी, ठीक है, पुअर होना और इंडिजेंट होना वो अलग अलग बात है, दो अलग अलग बात है। जबकि आप अकिंचन और गरीब एक ही बात मानते हैं, ठीक है, जो कि होली गलत है, कतई गलत है। अभी हम देख रहे थे नीचे, तो आपसे हमने एक बार चर्चा की थी, कहीं कहीं ये बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 5 रिटें जारी कर सकता है। यही आप में से अधिकांश को बताया जाता है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि 5 नहीं, कई रिटें वो जारी कर सकता है। कोई भी रिट जिनमें 5 प्रकार की रिटें शामिल हैं, ये बात ही कहना गलत है कि 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ये हमने आपको बेयर में लिखा दिखाया था, बेयर में ऐसे लिखा है, आर्टिकल 32 में दिखाया भी था। लेकिन ये चीज सुनील बत्रा सेकंड
जो मुकदमा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही लाइन बोली है, अभी हम नीचे देख रहे थे बैठे सुनील बत्रा सेकंड में, उन्होंने कहा कि जो 5 प्रकार की रिटें हैं प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, सुनील बत्रा सेकंड है, ठीक है। उसमें ये लिखा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फंडामेंटल राइट का सवाल आएगा और रिट जारी करने का प्रश्न आएगा, तो मेरा जो डिक्शन सिर्फ वे 5 प्रकार की रिटें हैं जो कि ब्रिटेन में जारी की जाती रही हैं, तकनीकी रूप में उस स्वरूप की रिटें जारी करना ही मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा नहीं है। हम वो रिटें भी जारी कर सकते हैं जो परंपरागत रूप से हैबियस कार्पस, मंडमस, प्रोविशन, सर्चेरियो, को वारंटो इनके नाम पर जारी नहीं की जाती रही हैं, हम उस प्रकार की रिटें भी जारी कर सकते हैं। ये जुडिक्शन मेरा आर्टिकल 32 में है, चूंकि अधिकृत व्याख्याकार वे ही हैं, इसलिए सुनील बत्रा सेकंड मेरे दिमाग में बस गया, क्योंकि वो अनुच्छेद 32 की अधिकृत व्याख्या कर रहा है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। क्योंकि जिस समय ये बात कहीं कही गई थी उस समय आपको याद होगा यहां ये सवाल उठा था कि फिर कोई मामला बताओ जिसमें को वारंटो, मंडबस, सर्चेरियो, प्रोविशन इनसे अलग हटकर सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी की हो, तो सुनील बत्रा सेकंड है, ठीक है। ये वहां देखने पर मिल गया, अन्य भी मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि हुसैन आरा खातून में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता अत्यंत भौतिक स्वरूप में जब खतरे में है, तब तो अवसर की समता व्यक्ति को उपलब्ध होनी ही चाहिए। क्यों? इसलिए जिसकी खतरे में है दैहिक स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता, वो भी भारत का ही नागरिक, वो भी भारत का नागरिक, और जो आरोप लगा रहा है वो भी भारत का नागरिक। और यही फर्क हमने आपसे कहा था न्याय संहिता और दंड संहिता का, उसका नाम इसीलिए न्याय संहिता रखा गया। कानून का उपयोग न्याय करने के लिए होना चाहिए, कानून का उपयोग दंड देने के लिए नहीं। दंड देने लायक होगा देंगे, दंड देना न्याय का भाग है, तो दंड देने के लिए हम नहीं बैठेंगे। इसलिए कॉन्सेप्शन में फर्क यह दिखाई देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अवसर की समता अगर नहीं है तो उस प्रक्रिया को जस्ट, फेयर और रीजनेबल कैसे कहा जाए, और अवसर की समता आप देंगे ऐसा कहा है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये भी इस संबंध में 303, 304 सीआरपीसी में था कि आप अपनी पसंद के वकील से अपनी प्रतिरक्षा करा सकते हैं। उसके पास मजबूरी है कि वो पैसा नहीं है, उसके पास अकिंचन है, वो कुछ भी नहीं है उसके पास, ये जो कुछ है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही है। तो अगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति के पास पैसे, तो ये नहीं कहा जा सकता उसके पास पैसे हैं, क्योंकि पैसे हैं इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि उसके जिंदा रहने के लिए जो कुछ जरूरी है उसे छोड़कर भी पैसे उसके पास हैं, यही कहा जा सकता है। और यही फर्क है एक आम आदमी और एक कानूनदा आदमी के दृष्टि का। आम आदमी को दिखाई देगा पैसे हैं, उसे दिखाई देगा कहां है पैसे, क्योंकि ये तो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। तो पैसे नहीं है उसके पास, तो अवसर की समता अगर ना मिले तो जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर नहीं कहा जा सकता। और अवसर की समता यह मांग कर रही है कि अगर प्रोसिक्यूशन यानी राज्य की ओर से, यानी वादी की ओर से संचालन राज्य कर रहा है, तो उस ओर से भी अगर वो अपना पक्ष अपनी पसंद के अधिवक्ता से रखवाने में अक्षम हो रहा है, तो कम से कम अवसर की समता
इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए और राज्य को अपने खर्चे पर, क्योंकि राज्य के पास तो पैसा है, राज्य को अपने खर्च पर इसे वकील या अपनी प्रतिरक्षा कराने के लिए अधिवक्ता ये देना चाहिए। क्यों? जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये है कि राज्य, इसी ने कहा कि हम अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता सबको देंगे, सबको सामाजिक न्याय देंगे, ये घोषणा आप ही ने की थी। और जब आपने की थी तो आप उसे अधिवक्ता ठीक है उपलब्ध क्यों नहीं करवाएंगे? आपको करवाना ही चाहिए। और जो आपकी नीति के निर्देशक तत्व हैं, यानी जहां से निर्देशन आपको लेना है, यानी राज्य को लेना है, उन निर्देशक तत्वों में भी शामिल अनुच्छेद 39A आपके ऊपर यही जिम्मेदारी रखता है। ठीक है, और वो जिम्मेदारी इसीलिए रखता है क्योंकि सामाजिक न्याय देने का एश्योरेंस आपने दे रखा है। हमने आपसे कई बार चर्चा की थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था कि प्रियम्बल में जो आदर्श अभिव्यक्त हुए हैं, इनको प्राप्त करने के लिए जो व्यवहारिक उपाय भारत के संविधान में सुझाए गए हैं, ये व्यवहारिक उपाय क्या है? फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और इसीलिए केशवानंद भारती ने यह कहा है कि दोनों के बीच एक संतुलन है, और यह संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। और इसको अगर डिस्टर्ब करने के लिए कोई संविधान का संशोधन या कोई ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे यह संशोधन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। और ऐसे प्रत्येक संविधान संशोधन और कानून को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। तो उन्होंने अनुच्छेद 39A के प्रकाश में अनुच्छेद 21 की व्याख्या की और हुसैन आरा खातून में ये डिसाइड कर दिया कि लीगल एड ये प्रोवाइड कराना स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि अवसर की समता आपने गारंटीड की है। आपने, इट इज यू हु हैज सेड, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वी विल प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ, ठीक है, आपका डिग्निटी और जो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दोनों को बराबरी से हम उपलब्ध करवाएंगे। ये बात, शब्द आप ही के हैं, तो इसलिए आप उपलब्ध कराएं, क्योंकि अवसर की क्षमता उपलब्ध हुए बिना अगर किसी को उसकी प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है, तो जिस प्रक्रिया के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है और जिस कानून के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है, उस कानून और उस कानून की प्रक्रिया को जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं कहा जा सकता। और यदि इसे जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं कहा जा सकता तो संबंधित व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ली गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब सवाल यह पैदा होता है, ठीक, हुसैन आरा खातून में ये डिसाइड हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपनी विवशताओं और मजबूरी के चलते अधिवक्ता या लीगल एड प्राप्त नहीं कर सकता और वो संविधान द्वारा गारंटीड तरीकों से और क्रिमिनल लॉ द्वारा अलाउड तरीकों से अपनी स्वतंत्रता इसको सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे लीगल एड समान अवसर पर उपलब्ध कराया जाना राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का संचालन स्वयं राज्य कर रहा है। और यह स्वयं राज्य ने ही कहा है कि हम सामाजिक न्याय अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको देंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो संविधान द्वारा प्रत्याभूत
यानी संविधान द्वारा गारंटीड और क्रिमिनल लॉ द्वारा अलाउड और अनुमित तरीकों से अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बजाय विस्फोट आदि और जेल तोड़कर भागने आदि माध्यमों से अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, जब वो स्वतंत्रता आप ही की प्रक्रिया से सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा है, लड़ रहा है मुकदमा, तो समान अवसर आपको उपलब्ध कराना चाहिए। अगर इधर आप अधिवक्ता दे रहे हो तो उधर भी आपको देना चाहिए। यह बात सैद्धांतिक रूप से हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड हो गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है, वही बात जब वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है, बात शुरुआत होने की बात होती है तो बात शुरू हो गई। अब 1981 आ रहा है, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इससे यह भी तय हो रहा है कि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बिहार में बदतर हालात रहे। ठीक है, इससे यह भी तय होता है, हमने कहा ना किसी भी चीज को बहुत सारे एस्पेक्ट में देखना चाहिए। इससे भी यह भी तय होता है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, इनके पक्ष में जो बड़ी बड़ी बातें बिहार में होती हैं वैसा कुछ ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। अगर हो रहा होता तो बार बार सुप्रीम कोर्ट यही नहीं पहुंच रहे होते। ठीक है, इससे यह भी तय हो रहा है चीजों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बातें मत करिए। पढ़े लिखे होने का मतलब ही यही होता है, हालांकि आपके तो मतलब ही दूसरे हैं। हमने कहा ना, आप तो शिक्षा भोजन की खोज का माध्यम बनकर रह गई। जो शिक्षा भोजन की खोज करा सकती उसे शिक्षा माना, जबकि पहले शिक्षा बुद्धि और संस्कारों का जो विकास करे उसे मानते थे। और अगर बुद्धि और संस्कारों का विकास करने वाली शिक्षा आपने पाई होती तो फिर किसी भी बात पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचते। टीवी पर ये डेंट पेंट किए हुए एंकर जो आपको समझा देते वो आप नहीं समझते, खुद भी अपनी दिमाग और अपनी बुद्धि लगाते हैं और आपको पता लगता कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं और वो जो डेंट पेंट किए हुए एंकर हमें बता रहे हैं उससे भिन्न दुनिया है। दुनिया उससे भिन्न है और आप अपना, भले ही आपका अनुभव वही होता जो उनका कहा जा रहा है, तो भी वो अनुभव आपका होता और आपको ज्यादा विकसित करता। लेकिन आपने खुद का तो कोई अनुभव ही नहीं लिया है। आप तो डेंट पेंट किए हुए एंकरों की बात सुनते हैं। अब तो वो जो कह रहे हैं वही कहना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ी समस्या है। तो अगला मुकदमा रहा खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981। इसमें प्रश्न यह आएगा कि ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लेकिन स्टेट न दे तो जिम्मेदारी किसकी? ठीक, हमने बता दिया कि यह होना चाहिए, जिसे करना था उसने किया नहीं। ठीक है, और जो प्रभावित होना था वो तो कमजोर था ही, वो तो कुछ बोला नहीं और वो नहीं हुआ। ठीक है, जिसे होना आवश्यक बनाया गया था नहीं हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी? जैसे हमारे कलीग हैं, वो ये कहा करते हैं हमें तो किसी ने बेल की एप्लीकेशन दी ही नहीं, तो हम पेपर्स कैसे मंगाते हैं? तो हमने एक दिन उन्हें समझाया कि आप स्टेट के प्रतिनिधि हो। स्टेट यानी कार्यपालिका के। आरोप आपने लगाया है दूसरे पर। एफआईआर किसने लिखी? आपने आरोप लगाया है दूसरे पर। वो तो कहता है निर्दोष है, कुछ ही नहीं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूछेंगे कि कोई बेल तो नहीं लगी है, अगर लगी तो कौन सी लगी है, उसके पेपर्स मंगाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोई नहीं देगा। आपको कौन देगा? क्यों देगा? आप दूसरे को बंद किए हुए हैं, तो आप तैयारी करेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि क्यों बंद कर रखा है, तो आप अपनी बात को जस्टिफाइड ढंग से कह सकें कि साहब
ये एफआईआर लिखी इनके खिलाफ, ये हमने अन्वेषण किया, ये हमने इनके खिलाफ साक्ष्य पाया, इसलिए इन्हें बंद कर रखा है और करेंगे। आपकी बात ठीक होगी, उनकी बेल कैंसिल होगी, नहीं ठीक होगी, बेल मिलेगी। लेकिन अपनी बात कहने की तैयारी किसे करनी है? आपको करनी है। तो आपको कौन बताएगा? आपको क्यों बताएगा? तो खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यही सवाल उठा कि ठीक है, लीगल एड दिया जाना ये जिम्मेदारी है, लेकिन किसकी? क्योंकि स्टेट ने नहीं दिया। स्टेट यानी कार्यपालिकी अंग ने, यानी सरकार ने नहीं दिया, और वो तो विवश और मजबूर था ही। विवश और मजबूर व्यक्ति तो कुछ मांग ही नहीं पाता। आप क्या मजदूर आता है 24 घंटे तो ना कहें तो अतिशयोक्ति है, 7-8 घंटे उसने काम किया और आपसे रिया के पैसे मांगता है। क्यों मांगे रिया के? उसने काम किया, कोई फ्री में तो दे नहीं रहे, लेकिन रिया के पैसे मांगता है। और अगर रिया के न मांगे तो हम में से अधिकांश उसके पैसे देने में थोड़ी समस्या पैदा करते हैं। दीपू उससे बात कैसे कर रहे हो? जबकि बात कर, अरे भाई कैसे कर रहे हैं, हमने काम किया, मेरे पैसे दे दो। कोई उधार तो मांग नहीं रहे, कोई अनुदान तो मांग नहीं रहे। और यही मिस्टर जब बहुत बड़े शोरूम पर घुसते हैं और नाजायज पैसे मांगता है, नाजायज। अभी हम किसी बड़े शोरूम पर गए तो पहली बार हमें पता लगा कि नहीं, पहली बार कि नहीं, जो स्टैंडर्ड शोरूम है वहां भी बार्गेनिंग होती है। हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने अपने बार्गेन किया, बार्गेन करके और नीचे ले आए वाकई। ठीक है, तो जब आप बड़े शोरूम में घुसते तब तो कुछ नहीं कह पाते। जब भी वो नाजायज पैसे मांग रहे हैं फिर भी आप कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि आप उनके सामने विवश और मजबूर अनुभव कर रहे हैं और मजदूर आपके सामने विवश और मजबूर अनुभव कर रहा है। ये विवशता और मजबूरी, इसलिए वो तो कुछ कह ही नहीं पाएगा जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और कार्यपालिका इसने उपलब्ध नहीं कराया। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? और उसे अल्टीमेटली समान अवसर नहीं मिला, उसे लीगल एड नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि समान अवसर मांग कर रहा था कि अगर इधर लीगल एड थी, वादी को राज्य लीगल एड दे रहा है, राज्य अपना वकील खड़ा किए है। ठीक है, वादी ने तो वकील नहीं खड़ा किया, अगर अपनी पसंद का वकील वादी खड़ा भी कर दे तो भी राज्य का वकील वही सुपरसीड करेगा। ठीक है, लोक अभियोजक वही मामले का संचालन करेगा। तो जब आप इधर ठीक है उपलब्ध करा रहे, ठीक है 304 आपने दे रखा है, वो कहता है कि अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा, अनुच्छेद 22 भी है, तो वो अपनी पसंद के वकील से कराना चाहे तो बात अलग है, कराए, हम उसमें रोक नहीं लगा रहे। लेकिन अगर उसके पास वकील ही नहीं है तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता किसने गारंटीड की? तो आपने की। तो उसे वकील कौन देगा? आप देंगे। तो आपने उसे वकील क्यों नहीं दिया? आप कहते हैं उसने मांगा नहीं, इसलिए हमने नहीं दिया। मांगता तो चूंकि जुडिशरी ये भी राज्य है, हमने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो अपने लिए भी गाइडलाइन फिक्स कर रहा है, क्योंकि वो स्टेट की गाइडलाइन, स्टेट के लिए, स्टेट में प्रमुख रूप से सरकार सारे काम करती है। इसे लगता ऐसा है कि सरकार से वो कह रहा है, लेकिन आपकी धारणा निर्मूल सिद्ध होगी, क्योंकि खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में उन्होंने ये जिम्मेदारी किस पर रखी? प्रिजाइडिंग अफसर पर, अदालत का पीठासीन अधिकारी। तुम्हारे सवाल का जवाब आ रहा है जो तुम पूछ रहे हैं। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह कहा कि अदालत के पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति से यह पूछेगा जिसके पास उसका अपना वकील नहीं है कि वह अपनी प्रतिरक्षा राज्य के खर्चे पर उपलब्ध कराए गए वकील से कराना चाहता है या नहीं। और फिर अगर वो कहता है कि हम नहीं कराना चाहते
तब बात अलग होगी। हमारी कोर्ट में चल रहा है एक मामला ऐसा, वो तो मूर्ख है वो जो वो है, आप ही के असदुल्लाह कॉलेज का पढ़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम खुद अपना वकील खुद अपनी प्रतिरक्षा करेंगे, और मेरे ही जमाने में पढ़े हुए, इसलिए हमें उनकी कानूनी ज्ञान उनका खूब पता है कितना है, और वो मरेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खुद करेंगे। उनकी एप्लीकेशन आई, 3 डेटें लग चुकी हैं, अभी साहब ने ऑर्डर नहीं किया है, और रोज बुलाते हैं उन्हें, मतलब रोज हर डेट पे बुलाते हैं, हर डेट पे पूछते हैं देखो कुछ मन तो नहीं बदला, बताओ, और अब अलाउ होगी लास्ट में, भाई सभी मजबूर हैं, क्या करें, ठीक है। अदरवाइज आपको राज्य के खर्चे पर मिल सकता है अधिवक्ता, यही कहा जा रहा है उनसे, ठीक है, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, ये पता है हमें। हाँ, आप कर सकते हैं, करिए, ठीक है, लेकिन पहले ऑफर, और ये कर्तव्य किसका है? पीठासीन अधिकारी का। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये डिसाइड किया, लेकिन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये पहली बार कहा कि ये पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है। और आपको हमने कहा है कि कुछ भी निर्णय विधि के रूप में सामने आएगा, उसे देश की स्थापित विधि तब कहा जाएगा जब अगले 3 मुकदमों में, ठीक है, फॉलो कर लिया जाए, तब स्टेब्लिश लॉ ऑफ द कंट्री उसे कहते हैं। तो अगला मुकदमा सुखदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह डिसाइड हुआ, और सुखदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो फैक्ट है उसमें क्या था, नीचे से सजा होगी। उच्च न्यायालय में यह प्ले ली गई है कि हमें नीचे अधिवक्ता उपलब्ध नहीं कराया गया। उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया कि चूंकि आपने मांगा ही नहीं, इसलिए उपलब्ध नहीं हुआ। मसला बाय वे ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच गया, और यह कहा गया कि उच्च न्यायालय का निर्णय भी दूषित है, पूरा विचारण दूषित हो गया है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई, और जब इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें उपलब्ध नहीं हुई तो मेरा विचारण जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर से नहीं हुआ, और जब तक फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर से नहीं हुआ तो ये नहीं कहा जा सकता कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मेरा विचारण हुआ। और अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मेरा विचारण नहीं हुआ तो मेरा जो डिटेंशन है वो बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के है, और बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राणोदयी स्वतंत्रता से वंचित किया ही नहीं जा सकता। इसलिए यह संपूर्ण विचारण नल एंड वॉइड घोषित किया जाना चाहिए, और मेरी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और उच्च न्यायालय ने यहां पर गलती की है, यह निर्धारित करके कि चूंकि आपने मांगा नहीं है लीगल एड, इसलिए आपको मिली नहीं। यह जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की थी कि वो लीगल एड उपलब्ध करवाता, ये जिम्मेदारी उसकी थी। कोर्ट ने जो खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा था वो दोहरा दिया, और आज की तिथि पर यह सारी बात देश की स्थापित विधि बन गई। उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा कि इस देश में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट है, और ये बात सुन के आपको बड़ा संतोष अनुभव होता, दिल में थोड़ी ठंडक सी पड़ती, क्योंकि आप ही के ने मेरे भी पड़ती थी, अब नहीं पड़ती है, पहले पड़ती थी, क्योंकि थोड़ा गर्व का भाव आ जाता है कि बाकी सब देखो सब अशिक्षित है और हमने आसमान के तारे तोड़े हैं, हम शिक्षित हो गए, ठीक है ना, तो थोड़ा मन में अच्छा लगता है। जबकि अब हमें यह अनुभव होना शुरू हुआ कि शिक्षित हुए ज्यादा बुरा हुआ, हम ज्यादा क्रूर हो गए, हम ज्यादा धूर्त हो गए, हम ज्यादा बदतमीज हो गए, हम ज्यादा स्वार्थी हो गए, हम ज्यादा नीच हो गए। होना इसका उल्टा चाहिए था, ठीक है, लेकिन
क्योंकि शिक्षा भोजन प्राप्ति का माध्यम बन गई है, इसलिए हुआ उल्टा। और भोजन प्राप्ति का प्रयास सब कर रहे हैं, आप भी और दूसरा भी। और भोजन सीमित ही है, ठीक है। अब भले ही वो सीमित होते हुए भी इतना पर्याप्त है कि हमें भी मिल सकता है, तुम्हें भी मिल सकता है, लेकिन लालच का क्या करें। आज ही हम जिंदगी भर का भोजन सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे तो डंडा मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, तुम्हें ये भरमा रहे हैं, ठग रहे हैं, तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, कैसे भी ये सारा मेरे पास आ जाए, और यही तुम कर रहे हो, और इसमें अपनी संपूर्ण शिक्षा का उपयोग कर रहे हो। तो शिक्षा जो आप में सद्गुणों का विकास जिसे करना चाहिए था, वो दुर्गुणों के विकास का माध्यम बनकर रह गई, ठीक है। तो इसे बड़ा खुश होकर सुनने की जरूरत नहीं है कि आप शिक्षित हो गए। शिक्षित तो कहीं तो हुए ही नहीं, और अगर हो गए तो निरक्षर होते तो ज्यादा बेहतर होता। निरक्षरों ने उतना नुकसान दुनिया का नहीं किया जितना शिक्षितों ने किया, सो कॉल्ड, ठीक है, जितना शिक्षितों ने किया। हम उस दिन भी कह रहे थे कि अगर नागासाकी हिरोशिमा एटम बम गिराने वाले सारे सैनिकों, जिसको जिम्मेदारी दी जाती, वही कह देता कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें नौकरी निकालना निकाल दो, सजा देनी है दो, ठीक है, मार डालना है मारो, बम नहीं गिराएंगे। और चलो, जिसने हिरोशिमा गिराया उसकी बात खत्म हो गई, उसे नहीं मालूम था क्या होगा। जिसने नागासाकी गिराया उसकी बात। तो शायद स्थिति बदल गई होती अगर सब ये कह देते कि नहीं करेंगे, जो मनाए तो करो। लेकिन वो सारे लोग शिक्षित ही थे जिन्होंने वो किया। और इससे ज्यादा नीचतापूर्ण कृत्य मानवता के प्रति कोई और हो नहीं सकता, ठीक है। वो शिक्षित थे, ऐसा नहीं था उनमें से कोई अशिक्षित होता, ठीक है। और दूसरी ओर सुकरात, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया? उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अगर आप राज्य के नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य चूंकि यह है कि राज्य जो आदेश दे रहा है उसका पालन करिए, यह नागरिकोचित कर्तव्य है। लेकिन अगर राज्य अन्यायपूर्ण आदेश दे रहा है तो फिर बीच का रास्ता अपनाइए। आपका कर्तव्य है कि राज्य की आज्ञा का पालन करिए, और आपका कर्तव्य यह भी है कि अगर आप राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं तो राज्य जो दंड दे वो स्वीकार कर लीजिए। तो उसने कहा कि चूंकि आज्ञा अन्यायपूर्ण है इसलिए हम राज्य आज्ञा नहीं मानेंगे, लेकिन दंड स्वीकार करेंगे। इससे मेरे नागरिकोचित कर्तव्य का पालन यह भी हो जाएगा, और हम अन्यायपूर्ण कृत्य करने से बच भी जाएंगे। तो अगर सुकरात इसकी बात को अपनाया गया होता और प्रत्येक हेलीकॉप्टर के पायलट ने कह दिया होता कि नहीं जाएंगे नागासाकी पे बम गिराने, तो मैं जो करना है करो, और अपना समर्पण कर दिया होता, तो इतिहास दूसरा होता, ठीक है। तो आज्ञा पालन, शिक्षित होना, यह बड़ी अच्छी बातें नहीं है, ये बड़ी बदतमीजी। क्योंकि है क्या कि वर्तमान में शिक्षा आपने उदर पूर्ति का, प्रतिष्ठा का, इस सबको कमाने का साधन मान लिया। उन्हें भी लगा कि अगर आज्ञा पालन न किया तो सुकरात को जहर पीना पड़ा था, हमें हो सकता है जेल जाना पड़े। तो खुद के लिए सुविधा ये सुरक्षित की लाखों आदमी के कत्ल के बदले। ये आप शिक्षित हैं, तुमसे बेहतर राक्षस हैं, ठीक है। राक्षस भी इतना बड़ा, ठीक है, नरसंहार सिर्फ अपने को सुख सुविधा देने के लिए शायद नहीं करते, और अगर करते तो चलो वो राक्षस है तो तुम कम से कम राक्षस तो हो ही, कम से कम मिनिमम इतना तो है ही। अधिकतम यह हो सकता है राक्षसों से भी ज्यादा गिरे हुए आदमी हो। ये आज का शिक्षित आदमी है, ठीक है। तो ऐसे शिक्षित मत बनिए। तो आपका खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें यह कह रहा है, सॉरी सुखदास, क्या था, सुखदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें कोर्ट ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिटरेट है, और जो लिटरेट भी है, हालांकि हमारी दृष्टि में तो इलिटरेट लिटरेट सब ऐसा ही है मसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उसी ढंग से बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिटरेट भी हैं उन्हें भी अपने कानूनी अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं। कल हमारे थ्रू वीसी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एविडेंस चल रहा था, उधर सीएमओ साहब जुड़े हुए थे। वो कह रहे कल तो मैं आया ही था, कल आपने क्यों नहीं कराया? तो गुस्सा तो इतनी तेज आई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर हमने इतना ही कहा, इधर से हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो, हर चीज के जानकार नहीं हो, ठीक है? ये नहीं होता कानून में कि आप जिस दिन आ जाओगे उस दिन होगा, जिस दिन डेट लगेगी उस दिन होगा। तो ये गलत कानून है ना। तो हम हंसने लगे, हमने कहा कि ऐसा फिर विधायिका को आप लिख दो, वो कानून परिवर्तित कर दे, ठीक है? अब उनके मुंह कौन लगे, ये आज का पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है? वो तो इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम राज्य के सामने खड़े हो, न्यायालय राज्य है, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। वो ये देखेगा कि सबको सुविधा कब है, और तब आपको आना है, आपके मुताबिक सिस्टम नहीं चलेगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है? तो उन्होंने, कोर्ट ने यही कहा है सुखदास ने कि इलिटरेट और जो लिटरेट है उन्हें भी अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं मालूम, इसलिए ये राज्य की जिम्मेदारी थी। और राज्य में भी क्योंकि नागरिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना गया है, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है, कार्यपालिका की भी है, विधायिका की भी है, लेकिन अंतिम रूप से न्यायपालिका की। जैसे वही बात है कि शिक्षा विद्यालय में हो, शिक्षण व्यवस्था ठीक चले, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अंतिम रूप से प्रिंसिपल की है, अंतिम रूप से प्रिंसिपल की है, क्योंकि सर्वोच्च वही है, सब उसके आदेश के अधीन है। तो नागरिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो अंतिम रूप से न्यायालय है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पीठासीन अधिकारी है, यानी जो न्यायालय, उसका यह कर्तव्य है कि पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि समान अवसर सबको मिला या नहीं। और चूंकि इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने आपका सुनिश्चित नहीं किया, इसलिए यह मामला, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराए बिना डिसाइड किया गया, और यह स्थिति ठीक नहीं है। और उन्होंने पूरे ट्रायल को विशेष माना, ठीक है, यह माना कि पूरा विचारण दूषित हो गया और पूरे विचारण को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इसके बाद अगला मुकदमा आता है रंजन द्विवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब भी आप लीगल ऐसे लिखते हैं तो ये मुकदमे आपको डालने ही होते हैं, ठीक है? हमने आपसे यह भी कहा था कि मुकदमे कौन से डालने चाहिए, जिनमें सबसे पहली बार बात चली जिसमें न्यायालय ने अपने रुख को परिवर्तित किया, ठीक है, जिसमें न्यायालय ने अपने पुराने रुख के आधार पर कोई नई बात कही, और लेटेस्ट स्थिति क्या है। ये 3-4 मुकदमे डालने होते हैं किसी भी मामले में, आप 20 डालते हैं और सब होली इररिलेवेंट, सब आपने आज ही के डाल दिए, तो फायदा किसमें बात चली थी ये बताइए? न्यायालय ने अपनी बात को परिवर्तित कब किया ये बताइए? कुछ नया क्या कहा ये बताइए? वो कुछ बता ही नहीं रहा। तो आज की जो दशा है उसका एक मुकदमा और बाकी इन इश्यूज पर। तो रंजन द्विवेदी, इसमें ये भी संभवतः बिहार का है, ये भी संभवतः बिहार का है जहां तक हमें याद पड़ता है, ठीक है? उसमें यह सवाल था, उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से वकील उपलब्ध कराया जा रहा है हमें, उससे तो दे रहे हो 450 रुपए, और जो तुम अपना वकील खड़ा किए हो उसे दे रहे हो 2000 रुपए, तो 450 वाला कैसा होगा? क्योंकि कोई अच्छा वकील तो आएगा नहीं 450 रुपए पे, ठीक है? तो जब अच्छा वकील नहीं आया
अवसर की समता कहां आई है? ठीक है, एक तरफ मैन ऑफ स्टैंडिंग खड़ा है, हालांकि सारे सरकारी वकील भी मैन ऑफ स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन माना तो प्रज्यूम तो यही किया जाएगा, 7 साल प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, तब वो अपॉइंट हो सकता है, और सबकी ज्यादा होती है। तो एक तरफ मैन ऑफ स्टैंडिंग खड़ा है और एक तरफ आपने बिल्कुल नया आदमी खड़ा कर दिया। वो बहुत विद्वान है, सही है, लेकिन हमने आपसे कहा ना कि जब आप जो पढ़ते हो वही पेपर में रखा देखते हो, फिर जो आपकी भावना बनती है, जो फीलिंग आती है, वो पढ़ाई में भी आपको मदद देती है। अनुभव सब कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव सिद्धांत के प्रति आपके विश्वास को जगाता है। जब तक सिद्धांत के प्रति आपका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए आपका सिद्धांत के प्रति तब तक कोई विश्वास भी नहीं होता। सिद्धांत के प्रति आपका विश्वास जगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने सुना बहुत है, आपको याद भी हो गया है, लेकिन कुछ नहीं, जिस दिन ईमानदारी से आप जिएंगे उस दिन आप देखेंगे कि वाकई यही बेस्ट पॉलिसी है। रात को चैन से सो, ठीक है, कुछ सोचना नहीं बोलने से पहले, क्योंकि जो है हम वही बोलेंगे, तो कुछ सोचना ही नहीं, उसमें याद रखो कि पहली बार हमने क्या कहा था इनसे, और अब कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, शानदार जीवन होता है। ये जब अनुभव करेंगे तब आपको दोनों जीवनों का फर्क समझ में आएगा, और वो जबरदस्त परिवर्तन लाता है चीजों में। ठीक है, तो एक तरफ बिल्कुल नया व्यक्ति खड़ा है, उसे जानकारी है, अव्वल तो जानकारी भी नहीं होती, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि उसे जानकारी है, लेकिन फिर भी अनुभव का कोई मुकाबला नहीं। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बात ठीक। और कोर्ट ने रंजन द्विवेदी, भरते स्टेट ऑफ बिहार हो या कोई और हो, इसमें यह कहा कि जो अभियुक्त को अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें न्याय मित्र कहा जाता है, एमिकस क्यूरी, वे भी मैन ऑफ स्टैंडिंग हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी, इसलिए उनका मानधन बढ़ाया जाए। तो आप देखते हैं कि लीगल एड, इसके बिना चलाए गए विचारण को आज की तिथि पर दूषित विचारण इस श्रेणी में रखा जाता है। और लीगल एड उपलब्ध करवाना ये राज्य की जिम्मेदारी ये रखा गया, ठीक है, और ये किसका कर्तव्य है? पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है। और इस बात को अगर आप संपूर्ण संदर्भ में समझेंगे तो ये बात हमेशा याद रहेगी। अदरवाइज प्रीलिम स्पेशल में आपने याद कर लिया तो आज याद करेंगे, कल याद नहीं रहने वाला है, ये बिल्कुल तय है। और कुछ याद भी नहीं रहेगा, कुछ कंसेप्शन ही नहीं होगा, क्या पीठासीन अधिकारी, कौन सा कर्तव्य क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आने वाला। दो बातें और बची, हथकड़ी लगाना। प्रेम शंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुकदमे का नाम है। इसमें यह कहा है कि आप हथकड़ी या बेड़ी किसी भी जो अंडर ट्रायल है, ठीक है, विचाराधीन बंदी है या सिद्धदोष बंदी है या सिर्फ निरुद्ध व्यक्ति है, अब तीनों बातें अलग अलग है। विचाराधीन बंदी दो सिद्ध नहीं है अभी, सिद्धदोष बंदी दो सिद्ध हो गया, और निरुद्ध ये वो व्यक्ति है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, वो तो कुछ किया नहीं लेकिन निरुद्ध है। द पर्सन हु इज अंडर कस्टडी may be categorized in 3 categories, ठीक है, 1 is convicted, ठीक है, other is under trial and the third may be detainee, ठीक है, वो सिर्फ निरुद्ध है। तो किसी भी कैटेगरी में हो उसका हथकड़ी और बेड़ी नहीं लग सकती, क्योंकि
प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इस शब्दावली में सभी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। और हथकड़ी बेड़ी से मुक्त रहना यह स्वतंत्रता का ही भाग है। और किसी भी स्वतंत्रता से आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित कर सकते हैं, किसी भी स्वतंत्रता से। तो अगर आपने किसी को सिद्ध दोष, विचाराधीन बंदी या निरुद्ध व्यक्ति के रूप में कारागार में रखा है, तो जिस विधि के और जिस विधि की प्रक्रिया के मुताबिक आपने उसे कारागार में रखा है, यदि वो उसके हथकड़ी और बेड़ी लगाने की अनुमति नहीं देती, तो आप उसके हथकड़ी और बेड़ी कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, वो तो सिर्फ इतना कहती है कि यदि आपने ऐसा किया तो जेल जाएंगे आप, क्योंकि अजमानती अपराध है, जेल चला गया वो। तो जेल के अंदर हथकड़ी और बेड़ी ये कैसे लगा देंगे आप? क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही ली जा सकती है। तो इसके लिए कौन सी विधि है जो हथकड़ी और बेड़ी लगाने की बात करें? इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून नहीं है तो आप हथकड़ी और बेड़ी नहीं लगाएंगे। हां, ये ठीक है कि जेल भेज दिया जाएगा, इसमें भी हथकड़ी और बेड़ी लगाया जाना शामिल माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का उदार अर्थान्वयन और प्रत्येक शब्द का, ठीक है, सीमित अर्थान्वयन दोनों किए जा सकते हैं। निरुद्ध किया जा सकता है, निरुद्ध करने में हथकड़ी बेड़ी लगाकर निरुद्ध करना यह भी हो सकता है, और निरुद्ध करना सिंपल कमरे में बंद कर देना यह भी हो सकता है। लेकिन फिर हम शब्द का सीमित अर्थ लें या शब्द का विस्तृत अर्थ लें, यह परिस्थितियों में देखा जाएगा। ठीक है ना? हर जगह ना तो सीमित अर्थ लेंगे और ना हर जगह विस्तृत अर्थ लेंगे। हम लोगों ने अनुच्छेद 20 पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल निर्वचन के जो मान्य सिद्धांत हैं उनसे अलग हटकर वहां उदारता पूर्वक अर्थान्वयन नहीं हुआ, वहां कठोरता के साथ अर्थान्वयन किया गया था उद्देश्य के मुताबिक। तो कोर्ट ने कहा कि यहां हथकड़ी बेड़ी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, इसके लिए जो निरुद्ध शब्द की व्याख्या है इसको करने की जरूरत है। तो उस निरुद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक व्यक्ति के चरित्र में, यानी बंदी के चरित्र में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, ऐसी कोई चारित्रिक विशेषताएं ना हो जिनके आधार पर उसे हथकड़ी बेड़ी में रखा जाना न्यायोचित लगे, तब तक उसे हथकड़ी बेड़ी में नहीं रखा जाएगा, यानी उसमें भाग जाने की प्रवृत्ति हो। ठीक है, कारागार के अनुशासन को न मानता हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हथकड़ी बेड़ी लगाना यह सामान्य स्थिति नहीं है। अगर आप हथकड़ी बेड़ी लगाना चाहते हैं तो आपको यह बताना होगा कि कौन सी विशेष परिस्थितियां थी जिनकी वजह से आपने हथकड़ी बेड़ी लगाई, अदरवाइज नहीं। और यह भी सुनिश्चित करना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि जब उसके समक्ष बंदी आए तो ये जानकारी प्राप्त करे कि उसे हथकड़ी बेड़ी में तो नहीं रखा जा रहा। और हथकड़ी बेड़ी सिर्फ एक उद्देश्य से लगाई जा सकती, सिर्फ एक उद्देश्य से, उसे भागने से रोकना। इसके अलावा किसी भी उद्देश्य से नहीं लगाई जाएगी। आप कहें इसने सीरियस ऑफेंस किया तो अपराधों की प्रकृति हथकड़ी बेड़ी लगाए जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हथकड़ी बेड़ी लगाए जाने के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं रखती। उसने गंभीर अपराध किया या हल्का किया, गंभीर अपराध किया जैसा आप कहते हो, और अगर मानिए सिद्ध भी हो गया कि उसने गंभीर अपराध किया तो उसके लिए तो दंड मिल गया, आजीवन कारावास रहेगा कारावास में। आप हथकड़ी बेड़ी क्यों लगाओगे? जो उसने किया उसका दंड पा लिया उसने, आप हथकड़ी बेड़ी क्यों लगाओगे?
आपने फांसी दे दी, ठीक, जब देना तब दे देना, लेकिन उसकी प्राणोदयी स्वतंत्रता को इस समय कैसे आप सीमित कर सकते हैं? हथकड़ी बैली कैसे लगा? वो तो सिर्फ एक उद्देश्य से कि वो भाग ना जाए, इसके लिए लगाई जा सकती है। और भाग ना जाए ये सिर्फ आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, उसके चरित्र में कुछ तो ऐसी विशेषताएं हो जिसके आधार पर हम भी माने कि भाग जाएगा। अनुशासन का पालन न करता हो, तुम कहते हो कि वहां मत जाओ, वहां जाता हो, 2-4 बार झगड़ा कर चुका हो, निकलने के कुछ तो हो। और उनका कि अगर ऐसा है भी, मान लीजिए कि आप कहते हो कि कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हथकड़ी बेड़ी लगाया जाना, ठीक है, तो लगा लो आप, क्योंकि है क्या कि देखा जाएगा कि अगर स्थिति अर्जेंट और आपातिक है तो काम को करने की अनुमति रहेगी, तो आप लगा लो। लेकिन लगाने के बाद एक इंपार्शियल ट्रिब्यूनल के समक्ष आपको अपने कृत्य का औचित्य सिद्ध करना होगा कि आपने ठीक लगाई। जैसे है ना न्यूसेंस के अर्जेंट लोक न्यूसेंस के मामले, तो चूंकि अर्जेंट है लोक न्यूसेंस, इसलिए सिविल कार्रवाई नहीं, सीआरपीसी में 133, 145, ठीक है, 144 ये सेक्शन थे जो अर्जेंट लोक न्यूसेंस के मामले में कार्रवाई करने का हक न्यायालय उन्हें, जो क्रिमिनल कोर्ट थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, उन्हें दे देता था। अदरवाइज न्यूसेंस के विरुद्ध सिविल कार्रवाई चलती है। तो ये लीगल एड से संबंधित मामला और हथकड़ी लगाने से संबंधित मामला। अब केवल मेलाफाइड ट्रीटमेंट यानी कास्टोडियल वायलेंस और आपका प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन और डेथ सेंटेंस, इतनी चीजें बची। हम उम्मीद करते हैं कि कल समाप्त कर लेंगे हम लोग, देखेंगे।